तो एक सच्ची कहानी जो है ये है 2007 की। कोरिया ज़िले में एक जगह है पटना थाना पड़ता है और पटना थाना का एक गांव है। गांव का नाम है सांवरावां। और उस सांवरावां में एक परिवार रहता था रामदेव का। रामदेव का जो लड़का है उनका नाम है राम शंकर। ये जो कहानी है, ये जो बात है, ये जो दास्तां है, ये उसी राम शंकर की है, उसी राम शंकर के पाले हुए कुत्ते की है। चूँकि 2007 का मामला है और कोर्ट का इसमें जजमेंट 2009 में आया, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तारीख़ों का भी उसमें क्रम है, साक्षियों का भी नाम है, तो वो मैंने अपने मोबाइल पर पॉइंट बना के नोट किया है, तो उसको मैं आपको देखते हुए बताऊंगा। तो कृपा करके ये मत समझिएगा कि मेरा ध्यान आपकी ओर नहीं है, मैं कहीं और देख रहा हूँ। आपको सही जानकारी मिले इसके लिए जो मैंने पॉइंट नोट किए हैं उसी को पढ़ के मैं आपको बताऊंगा। तो ये 31 मार्च 2007 की बात है। जो सांवरावां गांव है उसमें जो लड़का था राम शंकर, जो बैंड पार्टी में काम करता था, पियानो वगैरह बजाने का, वो लड़का अचानक लापता हो गया शाम से। और उनके जो पिता थे रामदेव, वो थाने पहुंचे, उन्होंने एक सूचना दी। तलाश शुरू हुई उसकी राम शंकर की कि आखिर वो कहाँ है, लेकिन राम शंकर का कुछ पता नहीं चला। और एक सूचना ये परिजनों तक ज़रूर आई कि कोई युवती है जो परिजनों को ये सूचना दे गई है कि उसके पिता बड़े गुस्से में राम शंकर को खोज रहे थे 31 तारीख को। जल्दी पता कर लो कि वो कहाँ हैं, जिंदा है या नहीं है। ये जो सूचना देने वाली युवती थी, ये राम शंकर की प्रेमिका थी। और प्रेमिका ने अपने पिता के बारे में ये बताया था कि उसके पिता बड़े आक्रोशित होकर उसको तलाश रहे हैं, खोज रहे हैं। लेकिन 1 तारीख की जब ये सूचना आई, उसके बावजूद भी राम शंकर का पता चल नहीं रहा था, खोज उसकी जारी थी। तो 3 तारीख को, यानी 31 की शाम से लापता हुआ, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 दिन बीत गए। 3 तारीख को, 3 अप्रैल को, जो रामशंकर ने कुत्ता पाला हुआ था, वो कुत्ता गया कहीं और जब लौटा करीब आधे पौने 1 घंटे बाद, तो उसके मुंह में रामशंकर का सर था। वो सर को रामशंकर के घर लाकर छोड़ दिया और वहाँ बैठा रहा। ये घटना जैसे ही सामने आई कि एक युवक लापता है, जिसके लापता होने को लेकर उसकी प्रेमिका ने एक सूचना उसके घर तक पहुंचाई है और वो नहीं मिल रहा था, मगर उसके कुत्ते ने उसे खोज लिया। तो ये सूचना पुलिस के आला अधिकारियों तक भी पहुंची और मीडिया तक भी पहुंची। तो बतौर मीडिया में, चूँकि मैं काम कर रहा था उस समय, सरगुजा में था, तो बड़ी रोचक सी कहानी थी। तो मैं मोटरसाइकिल से पहुंच गया अंबिकापुर से सांवरावां और वहाँ पे फिर कड़ी दर कड़ी कहानियाँ खोली। कहानी उसकी एक ये थी कि रामशंकर का अपने ही गांव में एक मुस्लिम युवती से प्रेम संबंध था और जो उसके पिता थे वो इसे पसंद नहीं करते थे। स्वाभाविक रूप से पसंद कौन पिता करेगा। तो उन्होंने पसंद नहीं किया, मना किया, मगर उस मनाही का कोई असर नहीं हुआ। बिटिया और उस युवक का मिलना जुलना जारी रहा। तो 31 तारीख की शाम को उस मुस्लिम युवती के पिता ने अपनी बेटी को बंद किया घर में ही और बांध दिया और रामशंकर की तलाश में निकल गए। रामशंकर उसी दिन गांव में एक भोज का कार्यक्रम था एक घर पर, तो वहाँ पर वो थे, गए और भोजन में उसने उस भोज में हिस्सा लिया और उसके बाद वो वहाँ से जो निकला तो फिर लौटा ही नहीं। तो जैसा मैंने बताया कि उस दिन मैं उसी गांव में ही था और पूरी विवेचना चल ही रही थी, पूछताछ और तमाम तरह की चीज़ें। तो फिर उस मुस्लिम युवती के पिता को पुलिस ले आई और उनसे दरियाफ्त करने लगी और वो बहुत जल्दी मान गए कि हाँ, उन्होंने हत्या की है। और जो युवक था रामशंकर, उसके शव के अलग अलग टुकड़े उन्होंने कर दिए थे और कुछ टुकड़ों को उन्होंने खाई में डाल दिया था और कुछ को मट्टी की एक दीवार सी थी उसमें चुनवा दिया था।
तो वहाँ से सब बरामदगी हुई सारी चीज़ों की। और उसी दरमियान चूँकि बातचीत जो भी हो रही थी, उस बातचीत में उन्होंने घटनाक्रम भी बताया कि कैसे मारा, क्या हुआ। घटनाक्रम का जो सिलसिला है वो सिलसिला ये है कि 31 तारीख को तो उसकी हत्या हुई रामशंकर की, लेकिन उसको मारने की कवायद कलीमुद्दीन जो आरोपी थे, मुख्य आरोपी, जिनकी निशानदेही पे रमाशंकर के शव के सारे हिस्से मिले, वो उसको मारने की कवायद इसके पहले भी कर रहे थे। 31 को मामला सध गया जब वो गांव में ही एक भोज में गया था। गांव के दो लोग थे, एक का नाम था ईश्वर दयाल और एक का नाम था परसराम। 28 मार्च को, यानी 31 मार्च को हत्या हुई, लेकिन उसके पहले 28 मार्च को कलीमुद्दीन ने इन दो, परसराम और ईश्वर दयाल को ये कहा कि किसी तरीके से रमाशंकर को लेकर आओ, शराब पिलाओ और उसको लेकर आओ मैदान, या ये जो जंगल का झुरमुट का जो इलाका है, झाड़ियों का, नर्सरी का, यहाँ पर लेकर आओ। तो 28 तारीख को कोशिश हुई, लेकिन उस दिन असफल हो गया मामला। उस दिन रामशंकर किन्हीं भी कारणों से मगर इन दोनों के साथ नहीं आया। और तब कलीमुद्दीन ने इन दोनों को, यानी परसराम और ईश्वर दयाल, इन दोनों को 10-10 हज़ार रुपये देने का लालच दिया और कहा कि प्रयास करते रहो। 31 तारीख को ये जो प्रयास था ये सफल हो गया, क्योंकि उस दिन गांव में एक भोज का आयोजन था। मनीजर यादव नाम का एक व्यक्ति था उस गांव का, जिसके घर में एक सामूहिक भोज था, ग्राम भोज जिसको आप कहते हैं। और वहाँ पर रमाशंकर गया था और रमाशंकर को वहाँ से ईश्वर दयाल और परसराम ले गए। ये जो बात आपको बता रहा हूँ ये पुलिस स्टोरी में भी दर्ज है, वही पुलिस स्टोरी जो कोर्ट में मौजूद है। यूँ ये भी याद है मुझे कि ये मेरे सामने कई घटनाक्रम था। ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं सिलसिलेवार, ये उस दिन जब हम लोग थे सांवरामा गांव में, तो ये स्टोरी आई थी सामने। तो वहाँ से उसको लेकर गए मनीजर यादव के घर से और उसको शराब पिला दी गई। शराब पिलाने के बाद कलीमुद्दीन को पता लग गया था कि उसको ले आए हैं, तो कलीमुद्दीन वापस अपने घर गया और गमछे में एक पत्थर बांध के रखा हुआ था। वहाँ पे नर्सरी में जो एक निर्धारित जगह थी वहीं पे मौजूद था। तो ये दोनों जो गांव के लोग थे, परसराम और ईश्वर दयाल, जो रामाशंकर को लेकर निकले थे, ये ठीक उसी नर्सरी पर आए। तो गमछे में जो पत्थर बंधा हुआ था, कलीमुद्दीन ने जो पत्थर बांधा था, उस पत्थर से रमाशंकर के सर पे मारा और जैसे ही सर पे मारा वो गिर गया। जब रमाशंकर गिर गया तो गिरने के बाद कलीमुद्दीन के पास तलवार थी। कलीमुद्दीन ने तलवार और रॉड से उसको मारा, रमाशंकर को। और पहले जो गमछे के पत्थर से मारा था तो पुलिस के डायरी में उल्लिखित है कि उसने भागने की कोशिश की रमाशंकर ने, तो उसको कलीमुद्दीन ने गिराया पाँव पे मार के और गमछे को गर्दन में लपेट दिया और पूरी ताकत से खींच दिया। उसके बाद रमाशंकर की मौत हो गई। और जो बॉडी थी उसको वहीं नर्सरी में गड्ढा था, उसमें छुपाने की उसने कवायद की। उस कवायद को लेकर उसने जो किया वो बड़ा खौफनाक मामला था। वो जो तलवार और प्लास्टिक की बोरी घर से लेकर आया था कलीमुद्दीन, उसने तलवार से पहले रमाशंकर को काट दिया, हाथ अलग कर दिए, पाँव अलग कर दिए, सर अलग कर दिया। और सर को सांवरामा के नर्सरी के पास जो गड्ढा था उसमें बोरी में पहले उसको डाला उसने, यानी धड़ और पाँव के हिस्से को बोरी में डाला और सांवरामा के नर्सरी में फेंक दिया उसको। बहुत गहरी नर्सरी की खाई थी, वहाँ फेंका। जो सर का हिस्सा था उसको एक मिट्टी की दीवार सी थी, उसमें गड्ढा करके डाला और उसको मिट्टी से चुन दिया उसने। तो ये 3 तारीख को उसी जगह से रमाशंकर के कुत्ते ने उसको खोज निकाला, उस सर को, और फिर ये सारी कहानी सामने आई। मगर
कोर्ट ने, जिसका फैसला 2 साल बाद आया, यानी वो जो तारीख है जिसमें फैसला आया वो है 31 जनवरी 2009। 31 जनवरी 2009 को बैकुंठपुर कोर्ट से इसका फैसला आया और कोर्ट ने माना कि रमाशंकर की हत्या तो हुई थी, मगर कोर्ट अभियोजन की जो पूरी कहानी थी और अभियोजन के जो साक्षी थे, तो साक्षियों का जो गवाह था उसमें ऐसा कोई पुष्टिकारक गवाह कोर्ट में रहा ही नहीं जो अभियोजन की कहानी को सत्य स्थापित कर दे। नतीजा ये हुआ कि जो आरोपी थे वो सभी आरोपी कोर्ट से बरी हो गए। जितने भी साक्षी थे जो परिवार से अलग थे वो सारे साक्षी पक्षद्रोही हो गए। पक्षद्रोही से आशय ये कि कोर्ट में पक्षद्रोही उसे कहा जाता है जब वो उस पक्ष के समर्थन में बयान ना दे और मुकर जाए। तो जितने भी गवाह थे इस घटनाक्रम से जुड़े हुए, उन घटनाक्रम से जुड़े हर गवाह ने, फिर वो पंचनामा का गवाह हो, फिर वो मुलजिम बयान का गवाह हो या अन्य सारी चीज़ों का जो भी पुलिस की विवेचना प्रक्रिया होती है, उसमें जितने भी महत्वपूर्ण साक्षी थे वो सारे साक्षी मुकर गए। कुछ जगहों पे ऐसा भी हुआ कि जिन गवाहों ने अपने बयान दिए और बड़े मुकम्मल ठोस दिए, बचाव पक्ष की कुशल दलीलों के आगे वो फंस गए और चीज़ें स्थापित नहीं हो पाईं। और जाहिर है अदालत का फैसला साक्ष्यों की गवाही पर होगा, तथ्यों पर होगा, परिस्थितिजन्य साक्ष्य जो होते हैं उन पर होता है। तो इस पूरी कहानी में, इस पूरे अपराध कथा में न्यायालय से उन आरोपियों को पूरा मुकम्मल लाभ मिला, क्योंकि न्यायालय की प्रक्रिया में न्याय हासिल करने के लिए जो लोग हिस्सेदार होते हैं, जिनकी अहम भूमिका होती है, उन्होंने अपनी भूमिका नहीं निभाई। बहुत सारांश में कहूँ तो एक कुत्ते ने अपनी वफादारी निभा दी, उसने अपना काम कर दिया, मगर रामशंकर जिन गांव वालों के साथ, जिस गांव में रहता था, जिन लोगों के साथ रहता था, जो इस घटना को जान गए थे, पुलिस की विवेचना को जो समझ गए थे, जो उन्होंने उसमें भाग लिया था, उन लोगों ने सामान्य इंसानियत भी नहीं दिखाई। कोर्ट के अभिलेखों को जब देखें तो समझ में आता है कि हर गवाह ने वही बयान दिया जो आरोपियों की मदद करता या अपराध में आरोपियों की संलिप्तता को शून्य कर देता। अब ज़रा वो घटनाक्रम समझ लीजिए कि आखिर कलीमुद्दीन का गुस्सा अपने चरम पे क्यों था और ऐसी कौन सी घटना थी जिसने स्थिति को नियंत्रित करने के हर प्रयास को असफल कर दिया। कलीमुद्दीन की वो बिटिया, जिसे पुलिस की स्टोरी में मृतक की प्रेमिका बताया गया, उसने क्या अलर्ट भेजा था, ये अब आपको आगे बताता हूँ। कलीमुद्दीन की जो बिटिया थी, पुलिस की स्टोरी कहती है कि रमाशंकर से उसका प्रेम संबंध था, और इस प्रेम संबंध के साथ एक और कहानी है। कहानी ये है कि कलीमुद्दीन का एक भाई था जिसका नाम है मेहताब। मेहताब ने रमाशंकर की छोटी बहन से उसको भगा ले गया था और उससे शादी कर ली, और उसके बाद ये प्रेम संबंध भी रमाशंकर और कलीमुद्दीन के बिटिया के बीच स्थापित हो गया। पुलिस की स्टोरी ये कहती है कि जब ये खोज रहा था कलीमुद्दीन उसको, तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, कलीमुद्दीन अपनी बेटी को घर में ही बांध कर चला गया, जिसका नाम अब लेना सही नहीं है तो नहीं लेता हूँ नाम, हालांकि पुलिस की स्टोरी में उसका नाम है। और उसने, कलीमुद्दीन की लड़की ने, मृतक की बुआ मीरा, यानी रामशंकर की बुआ जो थी मीरा, उन तक ये सूचना पहुंचाई कि उसके पिता तलवार लेकर निकले हैं रमाशंकर को ढूंढने के लिए, उसका पता कर लो वो कहाँ है, जीवित है कि नहीं है, कहीं मार न दिया हो मेरे पिता ने, उसको जल्दी खोजो। तो ये सूचना मीरा को मिली थी, यानी रमाशंकर की बुआ को। और ये सूचना जब मीरा को मिली थी तो उस सूचना को सुनने वाले
पुलिस की स्टोरी के हिसाब से दो किरदार और थे, एक नाम था राम दुलारे और एक नाम था माधुरी। कोर्ट में जब ये मामला आया तो मीरा, राम दुलारे और माधुरी मुकर गए। कोई बयान यदि उन्होंने दिया भी तो कुछ ऐसा गोलमोल सा बयान दिया जो अभियोजन की कहानी की पुष्टि नहीं करता था। कोर्ट ने जो एक अपना ऑर्डर दिया इनको बरी करने का, उसमें कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष, जो शब्द हैं कोर्ट के, वो पढ़ दे रहा हूँ, अभियोजन पक्ष पारिस्थितिक साक्ष्य की ऐसी कड़ियों को प्रमाणित नहीं करता जो एक श्रृंखला का सृजन करें और युक्ति युक्त संदेह से परे अभियुक्त गण को आरोपित अपराध कारित किए जाने से जोड़ें और इसमें कोई संदेह अथवा परिकल्पना का स्थान न हो तथा निश्चयात्मक हो। इन परिस्थितियों में अभियुक्त गण संदेह का लाभ प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं। सारांश या सरल भाषा में मसला ये है कि अभियोजन यानी पुलिस की जो स्टोरी है और पुलिस के जो साक्ष्य हैं उनमें तालमेल नहीं था, श्रृंखला नहीं थी, क्रमबद्धता नहीं थी, ब्रेक हो रही थी बार बार चीज़ें। कोर्ट में वो चीज़ इस्टेब्लिश नहीं हुई तो कोर्ट ने ये माना कि हत्या हुई, पर कोर्ट ने ये कहा कि हत्या किसने की ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि जिनको आरोपी बताकर कोर्ट में खड़ा किया गया है उनके विरुद्ध ऐसे साक्ष्य नहीं हैं जो अकाट्य हों, इसलिए आरोपियों को संदेह का लाभ दिया जाता है। अब जैसा मैंने बताया कि 18 साल के बाद मैं उस गांव फिर पहुंचा था। मुझे रामशंकर के पिता मिले। मैं दरअसल मिलने भी उन्हीं से गया था जिनका नाम है रामदेव, और मैं उनसे जानना चाहता था कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि उनको मिलने के पहले मुझे उस कोर्ट के फैसले की जानकारी नहीं थी। तो रामदेव जी से जो बात हुई और जो चर्चा हुई वो आगे। रामशंकर के पिता रामदेव अभी भी सांवरवा गांव में ही रहते हैं। हालांकि वो घर जो उनका मूल घर है उस घर को उन्होंने छोड़ दिया है, वो अब दूसरी जगह गांव के ही अंदर आके रह रहे हैं। जो मौजूदा सरपंच हैं उनके घर के पीछे वाले हिस्से में घर है उनका। मैं उनके पास गया तो वो जैसे ही मैंने जिक्र छेड़ा वो बड़े उदास हुए, आंखें गीली हुई उनकी। उनको तकलीफ़ इस बात की थी कि हत्यारे बच गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि गवाह मुकर गए। उस बूढ़े पिता को अब भी इंसाफ का इंतज़ार है, मगर अब इंसाफ कौन करेगा? इंसाफ ईश्वर कर सकता है अगर ईश्वर करेगा तो, और ईश्वर करता है तो। उन्होंने जो केस को लेकर कहा और जो कोर्ट के फैसले को लेकर बताया वो यहाँ है। ये बता, कोर्ट में जो हुई मतलब इंसाफ मिली तो क्या नहीं मिली? कुछ पैसा मिले, कितना कम है पैसा मिले, मतलब वही 50-60 हज़ार, इससे हज़ार नहीं थी 50, ऐसे लगभग 30-40 सज़ा नहीं मिली। उम्र सज़ा तो नहीं मिली, सज़ा मिले रही से, लेकिन वो छूट गए सब, वो बरी होगी ना बन 2-3 पेज 4-5 पेजी में। तो फिर दुख है वो बात की? दुख हल्ले है। आज तक मैं देखा दूसर किराया में हूँ, वो लड़का तो किराए में रहते नहीं। अपील करे रहे कहीं हाई कोर्ट? अपील तो वही मधुसूदन कहाँ करे रहे, तो वो सब बंद करवा था किसी से। एक गवाह मन को लड़की सब जन को लड़की ऐसा का हो रही, पैसा वैसा की बात चले रही? इसका पैसा का बात ये है कि पैसा नहीं हो कि भाई अब लोग बताए कि नहीं पैसा वो लोग ले लिए हैं। अच्छा। हाँ, पैसा में बदल गए, पैसा में बदल गए हैं। बेटा याद आता है आपको? याद आते हैं, ही ना याद, बेटा पर बेटा है तो अपन बेटा है, याद ना ही। एक लड़का फांसी मर गया, एक लड़का वो चला, 2 लड़का में निकल गया, एक लड़का बदमाश निकल गया। अब क्या कर, घर बुरा चौंक दूसरे घर किराए में अभी। मैंने कोर्ट के फैसले के साथ साथ ये भी पूछा कि वो जो कुत्ता था वो कहाँ है, तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि वो रमाशंकर का सर तो लाया और उसके बाद बड़े दिनों तक उदास सा रहता था, रोता था, और एक दिन वो उसी उदासी में, उसी रुआं से भरे माहौल में मर गया। उसने खाना छोड़ दिया था, खाना उतना वो नहीं खाता था,
और उसके बाद उसकी मौत हो गई है। तो रमाशंकर अपने पिता रामदेव के मानस में है, तस्वीरों में है। रामदेव को न्याय का इंतज़ार है। उन्होंने बात ही बात में मुझे बताया था कि उस समय अपील भी कुछ हुई, अपील का उन्होंने कोई प्रयास किया, उन्होंने किसी वकील का जिक्र किया जो आसपास के ही किसी गांव का है, मगर उस वकील से भी उनको कोई मदद ठोस नहीं मिली। जाने क्या हुआ, अपील हुई नहीं हुई, मैं इसका पता नहीं कर पाया। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अपील नहीं हो पाई होगी, क्योंकि अगर अपील होती तो रामदेव को कुछ न कुछ तो पता होता, पर वो अनजान थे और वो उस वकील के जिक्र के साथ भी बड़े उदास और निराश थे। इस कथा को बताने का अर्थ ये है कि अव्वल तो ये कि ऐसा किस्सा है जिस किस्से को मैंने कभी उसका दोहराव नहीं देखा कहीं और किसी घटनाक्रम में। एक कुत्ता इतना वफादार कि अपने मालिक को खोज कर ले आया, उसके सर को ले आया, और उसके बाद हत्या का खुलासा होता है। ऑनर किलिंग का मसला था। सारी घटनाक्रम, अपराध की स्वीकारोक्ति, शव का मिलना, सारी चीज़ें, साक्षियों का बयान, इनके बहुतेरे हिस्सों का संयोग से मैं साक्षी हो गया, क्योंकि उस दिन मैं वहीं था, पुलिस की विवेचना को देख रहा था। शव को कलीमुद्दीन ने ही पुलिस को बताया कहाँ कहाँ, और निकाल के भी दिखाते गया वो। ये भी सामने का ही घटनाक्रम है। लेकिन कोर्ट में सज़ा नहीं मिली, क्योंकि जैसा कोर्ट ने अपने ऑर्डर में खुद कहा कि क्रमबद्धता नहीं है, साक्षियों के बयान में विश्वसनीयता नहीं है, साक्षी अपने बयान पे टिके भी नहीं, और उसके बाद संदेह का लाभ दिया गया और तीनों अभियुक्त बरी हो गए। और जैसा कि मैं शुरू में कह रहा था, और हमेशा अपराध की कहानियों में हमेशा कहता हूँ कि अपराध कभी भी प्रेरणा का स्रोत नहीं होता है, अपराध कभी भी ग्लैमर का स्रोत नहीं होता है, ये भी नहीं है। मगर इसमें बस एक अच्छी बात है, वफादारी जो शब्द होता है वो उस कुत्ते ने निभाया। मैं कई बार सोचता हूँ जब इस खबर के बारे में, क्योंकि मैं अभी जब सरगुजा गया था तो सरगुजा गए और वहाँ से लौटे मुझे 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। मैं इन दिनों कई बार सोचते रहा कि आखिर ऐसा क्या है कि एक कुत्ता अपनी वफादारी दिखा देता है, चमत्कृत कर देता है, इंसान सामान्य से इंसानियत भी नहीं दिखा पाया। अजीब है। तो इस कहानी में फ़िलहाल बस इतना ही, क्योंकि इससे ज़्यादा बताने को कुछ है भी नहीं। मगर मैं निश्चित तौर पे इस किस्से को याद करके जब भी याद आता है मैं थोड़ा उदास होता हूँ, थोड़ा बोझिल होता हूँ। और बिला शक किसी भी इंसान से ज़्यादा श्रद्धा या मोहब्बत मुझे उस कुत्ते से हो जाती है जो कुत्ता रमाशंकर का सर खोज के लाया था। अगली बार फिर किसी नई किस्से के साथ, किसी नई जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।